तांग सेन के स्तब्ध भाव को देखकर जियो त्यानयांग अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका और चुपके से कहा, परिचित साजिश शुरू होने वाली है। हालांकि जियाओ त्यानयांग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया और तांग सान और मास्टर से कहा, आप दोनों पहले बात करते हैं, मैं पहले टहलने के लिए किनारे पर जाता हूँ और बाद में वापस आऊंगा। ये कहते हुए वह मुड़ा और उन दोनों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही चला गया। जहां तक मास्टर का प्रश्न है, वह केवल सोच विचार कर जियो त्यानयांग की पीठ की ओर देख रहा था। लेकिन तांग सान के आह्वान पर जल्द ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत पटरी पर आ गई। मूल रूप से मास्टर उन्हें शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में ले गए और नॉटिंग कॉलेज में देखने के लिए बहुत अधिक दृश्य नहीं थे, इसलिए जियो त्यानयांग के पास इधर उधर घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब उसका ध्यान भंग हो रहा था, तभी उसकी नज़र एक अन्य व्यक्ति पर पड़ी और वहां मौजूद लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तथा वे उससे टकरा गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस व्यक्ति को नीचे गिराया गया वह स्वाभाविक रूप से जियो त्यानयांग नहीं था। जब वह नौयांग दिव्य कला द्वारा संरक्षित था और उसका शरीर असाधारण था, तो उसे किसी एहसान से कैसे गिराया जा सकता था? क्या आप चलते समय सामने की ओर नहीं देखते? जिस व्यक्ति को गिराया गया वह भी एक बच्चा था, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। उसकी ऊंचाई और शरीर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह दूसरी कक्षा का छात्र होगा। माफ करें, अभी ध्यान नहीं दिया। जियो त्यानयांग ने अजीब तरीके से अपना हाथ बढ़ाया और छात्र को ऊपर खींच लिया। क्या आप नए छात्र हैं? ये देखकर कि जियो त्यानयांग ईमानदार था और उसने फिर से माफी मांगी, छात्र ने परवाह नहीं की। मैं आज यहाँ रिपोर्ट करने आया हूँ, सीनियर को दूसरी कक्षा में होना चाहिए, है ना? जियो त्यानयांग ने पूछा। हाँ, मैं दूसरी कक्षा में हूँ। छात्र ने सिर हिलाया और फिर थोड़ा अजीब तरीके से पूछा, लेकिन आप तो नए छात्र हैं, आप शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप यहाँ क्यों हैं? क्यों? क्या यहाँ कोई खास बात है? जियो त्यानयांग ने कुछ अजीब बात नोटिस की और पूछा। यह कोई विशेष बात नहीं है, कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है, लेकिन छात्र एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी फुसफुसाया, यहाँ एक बहुत ही अजीब स्वभाव का शिक्षक रहता है। आमतौर पर अगर कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं होता है तो वरिष्ठ छात्र यहाँ नहीं आते हैं। वह शिक्षक मास्टर नहीं हो सकता। जियो त्यानयांग ने अपना सिर झुकाया, थोड़ा उत्सुकता से। मास्टर, वह कौन है? ये छात्र स्पष्टतः गुरु के अस्तित्व से अनभिज्ञ है, लेकिन इसके बारे में सोचना सामान्य बात है। आखिर मास्टर जी इस कॉलेज में कोई पद नहीं रखते थे, वे तो सिर्फ एक अतिथि की तरह रहते थे, बस एक जानकार विद्वान। जियो त्यानयांग ने सहजता से कहा और फिर आगे कहा, लेकिन उसके अजीब स्वभाव से छात्रों को डरना नहीं चाहिए। जियाओ त्यानयांग ने सहजता से कहा और फिर आगे कहा, लेकिन उसके अजीब स्वभाव से यहाँ के छात्रों को इतना डरना नहीं चाहिए, है ना? क्या ये हो सकता है कि यह शिक्षक कोई अजीब प्रयोग कर रहा है? बेटा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जियो त्यानयांग के पीछे से एक चिल्लाहट सुनाई दी, जिससे वह चौंक गया। लेकिन इस बार सहज प्रवृत्ति के कारण जियो त्यानयांग ने जवाबी हमला नहीं किया। ये सरल है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पीछे खड़े लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। कुछ बार पीछे मुड़ने और कूदने के बाद उसने खुद को आवाज के मालिक से दूर कर लिया, और इतनी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण उनके बगल में बैठे छात्र प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। लेकिन जब छात्र ने वक्ता की ओर देखा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी थी। शिक्षक, मियाओ मियाओ, नमस्ते। छात्र ने अजीब ढंग से नमस्ते कहा और जाने के लिए मुड़ गया। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा भला कहने की हिम्मत की और भागना चाहते हो? मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। शिक्षक मियाओ ने आगे बढ़कर छात्र के नितंब पर लात मारी। दूसरे पक्ष की चीख सुनकर वह उछलकर घास में गिर गया। बेटा, तुम्हारी प्रतिक्रिया अच्छी है। शिक्षक मियाओ ने अपनी आंखों से उलझे हुए बालों को हटाया और अपने सामने जियो त्यानयांग को देखा, मानो उसने एक दुर्लभ खजाना खोज लिया हो। गुरुजी, क्या आपकी कोई विशेष आदत है? जियो त्यानयांग का गला रुंध गया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। जियो त्यानयांग महसूस कर सकता था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली था, वह सिर्फ एक आत्मा गुरु भी नहीं था। लेकिन नॉटिंग कॉलेज में ऐसा मास्टर कैसे छिपा हो सकता है? यह उपन्यास में वर्णित से भिन्न है, लेकिन जियाओ त्यानयांग इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। आत्मा जानवर महाद्वीप इतना बड़ा था जिसमें बड़े साधु शहर में छिपे हुए थे और छोटे साधु जंगल में छिपे हुए थे। वहां 1000 से ज्यादा छिपे हुए गुरु थे। इसके अलावा
इस महाद्वीप के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक छात्र जो एक जीर्ण शीर्ण पहाड़ी गांव से निकला था, वह एक साधारण शुरुआत से उठकर श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के रूप में उभर सकता है, देवताओं का उत्तराधिकारी बन सकता है और स्वयं देवता बन सकता है। क्या लड़का है, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? शिक्षक मियाओ ने अपनी दुर्भावनापूर्ण आंखें घुमाईं और तुरंत कुछ कदम आगे बढ़कर जियो तियानयान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ियाओ तियानयान स्वयं ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करना पसंद करता हो। इसके अलावा हालांकि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी खतरनाक है, लेकिन उसका कोई हत्या करने का इरादा नहीं है। ऐसे अवसर पर वह अपनी ताकत को कैसे संजोकर नहीं रख सकता था। इसलिए जियो तियानयान का न केवल छिपने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इसके बजाय उसने आगे बढ़ने की पहल की और एक स्पष्ट हथेली से थप्पड़ मार दिया। उछाल उछाल! शिक्षक मियाओ इस हथेली से हिल गए और अपनी भौहें उठाईं। क्या अद्भुत हस्तकला है! इतना ही नहीं, इसमें एक अजीब शक्ति भी है, जो उग्र भी है और मधुर भी। शिक्षक मियाओ ने अपना सिर उठाया, उनकी आंखें और भी गहरी थीं। अगले ही पल वह इतनी तेज गति से उसके पीछे आया कि जियो तियानयान उसे पकड़ नहीं सका, उसके टखने पकड़े और उसे ऊपर उठा लिया। लड़के, तुम्हारी मार्शल भावना क्या है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जियो तियानयान भी इस प्रश्न से स्तब्ध रह गया और अपनी वर्तमान स्थिति को भी भूल गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो! शिक्षक मियाओ अधीर लग रहे थे। जियो तियानयान एक पल के लिए रुका, लेकिन उसे लगा कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने कहा, एक प्रकार की हरीलो। ये सही नहीं है, इतनी कम उम्र में, इतनी ताकत के साथ और इतनी अच्छी हड्डियों के साथ। शिक्षक मियाओ ने खुद से बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि उस पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। बोलते समय उसने अपने हाथों को ज़ियाओ तियानयान के शरीर पर ऊपर नीचे घुमाया, रगड़ा और दबाया, जिससे ज़ियाओ तियानयान को हर जगह असहज महसूस हुआ। अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करो, अचानक शिक्षक मियाओ ने फिर कहा। किसी भी प्रकार की दुर्भावना महसूस न करते हुए जियो तियानयान केवल शर्मिंदा दिख रहा था और उसने अपने जीवन की ज्वाला को छोड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। शिक्षक मियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मार्शल भावना की तीव्रता को महसूस कर रहे हों। फिर उसने फिर से भौहें सिकोड़ी और खुद से कहा, ये बहुत सक्रिय है और इसमें एक निश्चित जीवन शक्ति है, लेकिन यह आक्रामक नहीं है। यह एक सहायक मार्शल आत्मा है। लेकिन तभी शिक्षक मियाओ ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। क्या आप जन्मजात आत्मिक शक्ति से भरे हुए हैं? हाँ, लेकिन क्या गड़बड़ है? इस समय जियो तियानयान उलझन में दिख रहा था। ये शिक्षक मियाओ क्या करना चाहता है? बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद शिक्षक मियाओ ने आखिरकार शियाओ तियानयान को वापस जमीन पर लिटा दिया। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या आए, खास तौर पर तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव आए, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ये कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया, साफ सुथरा, पहले से बिल्कुल अलग। जियो तियानयान के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? यह महसूस करते हुए कि उसके बगल में कोई उसे गले लगा रहा है, जियो तियानयान ने पीछे देखा और पाया कि यह बुबू था। उसका चेहरा काला पड़ गया। जियो तियानयान ने उसके कान पकड़ लिए और कहा, जब मुझे अभी पीटा गया था, तब तुम कहाँ थे? अन्य ज़ियाओ तियानयान अपने चेहरे पर उदास भाव लिए चला गया। जब वह शुरुआती बिंदु पर लौटा, तो उसने देखा कि तानसान उसे हाथ हिलाकर कह रहा था, तियानयान, अब तुम मेरे शिक्षक हो। फिर बधाई हो, जियो तियानयान ने अभी भी उदास चेहरे के साथ कहा। भाई तियानयान, तुम्हें क्या हुआ है? तानसान ने कुछ चिंता के साथ पूछा। ये कुछ भी नहीं है। ज़ियाओ तियानयान ने अपना सिर हिलाया। वह ये नहीं कह सकता था कि उसे सड़क पर एक बूढ़े आदमी ने तबाह कर दिया था, है न? वह ये नहीं कह सका। हालांकि उसका पीछा कर रहे बुबू ने एक हंसी भरी अभिव्यक्ति दिखाए, लेकिन जियो तियानयान ने इसे पहचान लिया और अंततः उसे चेतावनी के रूप में चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। बुबू, जो अपने सिर पर हाथ रखे एक तरफ बैठा था, थोड़ा दुखी लग रहा था। तानसान को इसकी परवाह नहीं थी और उसने इस मामले का जिक्र करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने ज़ियाओ तियानयान की ओर देखा। भाई तियानयान, क्या हम साथ आएं? नहीं, आपकी अपनी नियति है और मेरे पास अपने अवसर हैं। मैंने इस पर पहले ही विचार कर लिया है। जियो तियानयान ने मुस्कुराकर मना कर दिया। सच कहें तो उस समय वे सचमुच बहुत ज्ञानी थे और मार्शल आर्ट पर उनका शोध भी असाधारण था, लेकिन इससे उन्हें सीमित मदद ही मिली। लेकिन ज़ियाओ तियानयान अब स्वतंत्र है और अपनी पहचान से बंधना नहीं चाहता, इसलिए उसे सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तानसान इन शब्दों से हैरान रह गया, और मास्टर भी। लेकिन ये स्पष्ट था कि तानसान में स्वीकार करने की मजबूत क्षमता थी, क्योंकि उसने धीरे धीरे जियो त्यानयान के चौंकाने वाले शब्दों को स्वीकार कर लिया था। मास्टर के शब्द थोड़े और बुरे थे। अब भी वह सोच रहा था, क्या ये शब्द किसी 5-6 साल के बच्चे के मुंह से निकले हैं? इस मामले में समय आने पर मैं तुम्हें एक शिक्षक से मिलवा दूंगा। गुरु ने बोलना समाप्त करने के बाद तानसेन की ओर देखा। आप सभी स्वाभाविक रूप से आत्मिक शक्ति से भरे हुए हैं। आप अपने गुरु से अपनी पहली आत्मा की अंगूठी पाने में मदद मांग सकते हैं। हालांकि इस समय जियो त्यानयान ने कहा, धन्यवाद मास्टर, लेकिन मैंने खुद से पहली आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए आत्मा शिकार वन में जाने का फैसला किया है। मास्टर और तानसान दोनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तानसान ने यहाँ तक समझाना शुरू कर दिया, भाई त्यानयांग, आत्मा जानवर जंगली जानवरों से बेहतर नहीं है। मुझे पता है कि आपकी लड़ने की शक्ति मजबूत है, लेकिन जियो त्यानयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, तुमने मेरे खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी है, क्या तुम्हें अब भी मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है? दूसरी तरफ बैठे मास्टर कुछ पुरानी बात सोच रहे थे और थोड़े हैरान लग रहे थे। आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया, चूंकि आपने पहले ही फैसला कर लिया है, इसलिए मैं अब आपको मनाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप अपना मन बदल लेते हैं तो कॉलेज के प्रशिक्षक आपकी मदद करेंगे। यदि आपको इस प्रक्रिया के दौरान आत्मा जानवरों या आत्मा के छल्लों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसका उत्तर देने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ज़ियाओ त्यानयांग ने आधी लंबाई की सलामी दी, तो यह मास्टर लाओ है। वे तीनों और एक कुत्ता आगे बढ़ते रहे। मालिक की मदद से वे जल्द ही वहां पहुंच गए। वे तीनों और एक कुत्ता आगे बढ़ते रहे। जल्द ही मालिक की मदद से उन्हें शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में छात्र के रूप में पंजीकृत किया गया, स्कूल की वर्दी दी गई और उन्हें छात्रावास आवंटित किए गए। लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, यानी सबसे पहले तो कॉलेज में कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। उस समय बुबू गुस्से से लगभग मर ही गए। सौभाग्य से जियो त्यानयान की चप्पलों से मनाने के बाद उसने अब लापरवाही से काम नहीं किया, लेकिन वह इसे भटकने नहीं दे सकता था। इसलिए हम केवल दूसरे तरीके के बारे में ही सोच सकते हैं, या तो पालन पोषण की देखभाल या शहर में एक घर किराए पर लेना। ये दो ही विकल्प हैं। इसके अलावा इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह थी कि जियो त्यानयांग स्वयं इसमें नहीं रह सकता था, क्योंकि जिस छात्रावास में तानसान रहता था वह भरा हुआ था और यह कार्य अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए बचा एकमात्र छात्रावास था। अपने बगल में हंस रहे बुबू को लात मारने के बाद जियो त्यानयांग केवल शैक्षणिक मामलों के कार्यालय के निदेशक सु को देख सकता था। निदेशक, वहां कोई खाली सीट नहीं है। क्या अन्य छात्रावासों में भी कोई खाली सीट नहीं है? हाँ, वहाँ हैं, लेकिन वे कुलीन बच्चों के क्षेत्र हैं। मुझे डर है कि यह आपके लिए, एक कार्य अध्ययन छात्र के लिए, प्रवेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है। निर्देशक सु एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी कहा, मैं योग्य नहीं हूँ। जियो त्यानयांग ने अपनी भौहें उठाईं। ये सच नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप अपने तरीके से जाएंगे तो आप पर अवश्य ही धौंस जमाई जाएगी, और यह भी नहीं कि अकादमी के नियम इसकी अनुमति नहीं देते। निदेशक सु ने कठिनाई से कहा। जियो त्यानयांग को अचानक कुछ याद आया और उसने रहस्यमय ढंग से कहा, तो क्या होगा अगर मैं शिक्षक मियाओ को जान जाऊं? ये सुनकर निर्देशक सु एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर कांप उठे। क्या आप सच कह रहे हैं? असली सोने से भी अधिक असली। जियो त्यानयांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। पिछली बार मुझे नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार मैंने इसका फायदा उठाया। निर्देशक सु ने अपने आसपास के लोगों को देखा और हल्के से खांसते हुए कहा, वास्तव में नियम बदले जा सकते हैं, भले ही वे जीवित हो या मृत। ऐसी स्थिति में क्या मैं लियू से जा सकता हूँ? जियो त्यानयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। निदेशक सु की मुस्कान थोड़ी कठोर थी। कोई बात नहीं, मैं शिक्षक से तुरंत व्यवस्था करने में आपकी मदद करने के लिए कहूँगा। कार्यालय भवन से बाहर निकलने के बाद ज़ियाओ त्यानयांग और तानसान अलग हो गए। जियो त्यानयांग सीधे छात्रावास में नहीं गया क्योंकि वहां अभी भी एक बुबू था जिससे उसने निपटा नहीं था। इसके अलावा इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। एक घर किराए पर लेकर बुबू को रहने की जगह दी जा सकती है और उसे खाने के लिए कुछ पैसे भी दिए जा सकते हैं। कभी कभी बुबू भूत से भी ज्यादा चालाक होता है। अगर आप उसे धोखा देने की कोशिश करेंगे तो वह आपको धोखा ही देगा। ये सब करने के बाद वह वापस अकादमी में लौट आया। साथ ही उसके पास सिस्टम प्रॉम्प्ट का अध्ययन करने का समय भी था। मेजबान एक साइड मिशन शुरू करता है। पहला सोल रिंग विषय, स्वयं पहला सोल रिंग प्राप्त करें और वर्ष 2000 से कम नहीं हो सकता।
कार्य पुरस्कार, लॉटरी से X300। ये वही मिशन है जो तब सामने आया जब मास्टर ने पहली आत्मा रिंग का उल्लेख किया था। बेशक अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी जियो त्यानयांग अकेले ही आत्मा शिकार वन में जाना पसंद करेगा। आखिरकार जंगली जानवरों से उसे कोई खतरा नहीं है और मजबूत बनने के लिए उसने किस पर भरोसा किया? सामान्य प्रथा। ये सचमुच आवश्यक है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। खैर, जियो त्यानयांग ऐसा नहीं सोचता। उस रात जब जियो त्यानयांग ने आकाश की बोतल में संघनित हरे तरल को नियंत्रित करने की कोशिश की तो उसकी आत्मा की शक्ति तुरंत पूर्ण मूल्य पर पहुंच गई और यह केवल 2 बूंदें थीं। आपको पता होना चाहिए कि जियाओ त्यानयांग की शक्ति का स्तर मूल रूप से बहुत अस्थिर था। वह रात में अभ्यास करके इसे बढ़ाता था और सुबह अभ्यास करके इसे कम करता था, जिससे उसकी आत्मा की शक्ति और अधिक शुद्ध हो जाती थी। 3 महीने बीतते चले गए और प्रस्थान की रात को जियो त्यानयांग की आत्मा शक्ति 8वें स्तर पर अटक गई और यह एक ऐसी संख्या थी जो 2 सप्ताह में लगभग कभी नहीं बदली थी। लेकिन हरे तरल की 2 बूंदों के बाद जियो त्यानयांग की ताकत सीधे 2 स्तरों से बढ़ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक शॉर्टकट है, तो क्यों न उसे अपनाया जाए। एक बार जब आत्मा शक्ति में सुधार करने के लिए एक शॉर्टकट मिल जाता है तो जियो त्यानयांग वास्तविक लड़ाई पर अधिक समय बिता सकता है और वह अधिक लॉटरी मूल्य भी एकत्र कर सकता है और लॉटरी ड्रॉ आयोजित कर सकता है। ये गोल करने का तरीका है। यदि आप स्वर्णिम उंगली का अच्छा उपयोग नहीं करते हैं तो आप तांग सान की तरह कदम दर कदम अभ्यास कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब वह यहाँ आया था तब से ही जियो त्यानयांग ने पहले ही तय कर लिया था कि आत्मा शिकार वन ही उसका भविष्य का शिकारगाह होगा। लेकिन हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। जियाओ सान सही है, आत्मा वाले जानवर जंगली जानवरों से बेहतर नहीं हैं। वे न केवल अधिक शक्तिशाली हैं बल्कि वे मनुष्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से अधिक शत्रुतापूर्ण भी हैं। इसलिए मुझे यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ज्ञान अवश्य सीखना चाहिए, अन्यथा मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे जो आत्मा वलय चाहिए वह क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अपने मन में ये सोचते हुए जियाओ त्यानयांग पहले ही लियूशे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाला था उसने अंदर एक गर्मागर्म बहस सुनी। क्या तुमने सुना? हमारे छात्रावास के प्रभारी शिक्षक ने कहा है कि हमारे यहाँ एक नया व्यक्ति आने वाला है। आओ जरा आओ, क्या तुम अब भी उससे डरते हो? लेकिन मैंने सुना है कि वह एक कार्य अध्ययन छात्र था। कार्य अध्ययन करने वाले छात्र? क्या कोई गलती है? गरीब जगहों से आए उन बिगड़ैल बच्चों को हमारे छात्रावास में कैसे रखा जा सकता है? ये तो स्पष्ट है। बॉस जियाओ, आप क्या सोचते हैं? जब जियो त्यानयांग ने ये सुना तो उसने दरवाजा खोला और उसी समय कहा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? जो बच्चा अभी बोल रहा था वह दंग रह गया और बोला, मैंने तुम्हें कहाँ बुलाया था? मैं तो स्पष्ट रूप से बॉस जियो को बुला रहा था। जियाओ त्यानयांग ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, क्या संयोग है, मेरा उपनाम भी जियाओ है। मुझे लगा कि वह मुझे बुला रहा है। यह आप है। जब जियाओ त्यानयांग ने आवाज सुनी और देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर आलस्य भरा भाव था। उसने वास्तव में उसे पहचान लिया। ये सही है जिसे टीचर मियाओ ने लात मारकर भगा दिया था। जियो त्यानयांग ने अपना हाथ उठाया और नमस्ते कहा, क्या अद्भुत भाग्य है। क्या आप कार्य अध्ययन छात्र हैं? सीनियर अपने चेहरे पर एक अजीब भाव लिए उठ बैठा। यह मेरे जियाओ चेन्यू का क्षेत्र है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं सचमुच नहीं जानता। शियाओ त्यानयांग ने असमंजस व्यक्त किया, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? जियो चेन्यू कठोर शब्द कहना चाहता था लेकिन उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। सबसे पहले वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। हालांकि वे सिर्फ एक बार मिले थे लेकिन उन्होंने बातचीत की थी। लेकिन दिखावा करने में सबसे शर्मनाक बात किसी परिचित से मिलना है। ये बहुत शर्मनाक है। दूसरे, जियो चेन्यू जिसे शिक्षक मियाओ ने लात मारकर भगा दिया था, तुरंत नहीं गया बल्कि अगला दृश्य देखने के लिए रुका रहा। चाहे वह जियो त्यानयांग था जिसने शिक्षक मियाओ को पाला था या फिर बाद में वह उनके द्वारा अनुग्रहित किया गया था, ये वह पृष्ठभूमि थी जिससे जियो चेन्यू काफी डरता था। लेकिन इस छात्रावास के मालिक के रूप में जियाओ चेन्यू हार नहीं मान सकता था, इसलिए वह केवल एक गहरी आवाज में कह सकता था, आप एक कार्य अध्ययन छात्र हैं और इस छात्रावास को अब से आप ही साफ करेंगे। क्या आपको कोई आपत्ति है? जियो त्यानयांग ने सीधे उत्तर दिया, बेशक, मैं ही क्यों। जियो चेन्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच लग रहा था। ली युलान, जाओ उसे सबक सिखाओ।
जियाओ चेन्यू ने हाथ हिलाया और उसके पीछे से निकल गया। वह लंबा लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई लियू लॉन्ग था। याद रखो, सावधान रहो, ये बच्चा सरल नहीं है। जियो चेन्यू ने लापरवाही से कुछ कहा, लेकिन लियू लॉन्ग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, समझ गया। जियो तियानयान थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने पहल नहीं की क्योंकि वह नहीं जानता था कि जियो तियानयान कितना मजबूत था। अगर वह तब तक बहुत शर्मिंदा हो गया तो लाभ नुकसान के लायक नहीं होगा। छात्रावास में अन्य बच्चों के चेहरे भी दुर्व्यवहार से भरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पिटाई के बाद जियाओ तियानयान को घुटनों के बल झुककर दया की भीख मांगते हुए देखा था। बेटे, बेहतर होगा कि तुम हिलो मत ताकि तुम्हें कोई शारीरिक पीड़ा न हो। लियू लॉन्ग का शरीर कांप उठा और उसके चारों ओर पीली रोशनी फैल गई। फिर उसने अपनी हथेली में 2 मीटर लंबी छड़ी पकड़ी और हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, वही देखकर भयभीत हो गया कि जियो तियानयान उसके सामने आ गया था और उसकी मुट्ठी उसके पेट के निचले हिस्से पर थी। उछाल! एक जोरदार धमाके के साथ लियू लॉन्ग बेहोश हो गया और दीवार से जोर से टकराया, जिससे शरीर पर एक मानव निशान पड़ गया। 8वें स्तर के आत्मा योद्धा को हराने और लॉटरी मूल्य X1 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। X1। उन बच्चों के चेहरे पर भाव ऐसे जमे हुए थे जैसे उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया ही न की हो। लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? जियो तियानयांग ने जियो चेन्यू की दिशा में देखा और अपनी उंगलियां फंसा लीं। क्या आप इसे आजमा कर देखेंगे? आपको यकीन है? जियो चेन्यू को पता था कि वह आज एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था, लेकिन बॉस के रूप में वह कायर नहीं हो सकता था। इसलिए वो केवल खड़ा होकर कह सकता था, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक 6ठे वर्ष का आत्मा गुरु हूँ जिसके पास एक आत्मा वलय है। क्या आप अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हैं? क्यों नहीं? जियाओ तियानयांग ने बोलते हुए अपने मुंह के कोनों को फिर से ऊपर उठाया। दूसरों का फायदा न उठाना जियो तियानयांग के चरित्र के अनुरूप नहीं है। 8वें स्तर का सोल मास्टर उसे कुछ लॉटरी अंक प्रदान कर सकता है और सोल रिंग वाला सोल मास्टर निश्चित रूप से अधिक अंक प्राप्त करेगा। हालांकि यह ज्यादा मजबूत नहीं है। जब अन्य बच्चों ने ये सुना तो वे सभी उत्साहित दिखे और उनके हाव भाव में भी उत्साह की झलक देखी जा सकती थी। ये उनका बॉस है, एक बार वो कार्रवाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जियो चेन्यू को अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई। वह पहले ही दूसरे पक्ष के लिए कदम नीचे कर चुका था, फिर भी वह अभी भी इतना बेशर्म था। इस मामले में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। जियो चेन्यू ने एक गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। जियो चेन्यू, एक 6ठे स्तर के छात्र वह नलांग, एक 11वें स्तर के पहले रिंग युद्ध आत्मा मास्टर, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। बहुत परेशानी भरा। जियो तियानयांग ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन उसने फिर भी अपना दाहिना हाथ उठाया और हरे रंग की लौ को खोल दिया। जियो तियानयांग, नया जीवन, मार्शल आत्मा प्राणी लौ, जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति, कोई स्तर नहीं, कोई आत्मा की अंगूठी नहीं। वह उनका नाम किसी को नहीं पता था, इसलिए जियो तियानयांग ने दूसरा नाम चुनने की जहमत नहीं उठाई। वह वास्तव में पूर्ण आत्मिक शक्ति के साथ पैदा हुआ है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। क्या आपने कभी सुअर का मांस नहीं देखा? क्या आपने सुअर को कभी दौड़ते नहीं देखा? जन्मजात आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण, लेकिन 100 साल में एक बार प्रतिभाशाली। जहां तक मार्शल सोल का सवाल है, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन ये नाम बहुत शक्तिशाली लग रहा था। जियो चेन्यू का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि कड़ी लड़ाई करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य था, लेकिन अब जब हमने कार्रवाई कर दी है तो पीछे मुड़ने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जियो चेन्यू केवल दहाड़ सकता था, अपनी आत्मा की अंगूठी उठा सकता था और फिर उसके शरीर का आकार बदल गया। मूल सू युनताओ के समान उसका शरीर अधिक मजबूत हो गया, उसकी पीठ धनुषाकार हो गई, उसकी आंखें हरी हो गईं और उसके पंजे तीखे और पैने हो गए। चलो शुरू करो। जियो तियानयांग ने अपनी मार्शल भावना को दूर करने की पहल की, सीधे खड़े हुए और कहा। लेकिन इस समय जियो तियानयांग को भी कुछ याद आया जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इस समय जियाओ तियानयांग को भी कुछ याद आया। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी भी लड़ने के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। ये सोचते हुए जियो तियानयांग खुद को रोक नहीं सका और चुपके से खुद को चेतावनी दी कि यह मार्शल आर्ट का प्रभुत्व वाली दुनिया है। ये शक्ति का प्रतीक है और मजबूत बनने की कुंजी है। आपको घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगानी चाहिए। कुछ चालों के बाद जियाओ तियानयांग उब गया। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और जियाओ चेन्यू के हाथ खोल दिए। उसी समय उसने मुट्ठी बनाए और सीधा ऊपर चला गया। जियो चेन्यू को केवल हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, उसके बाल उड़ गए
और अगले ही पल उसने देखा कि एक मुट्ठी उसके सामने रुक गई है, बस एक बाल की दूरी पर, और खुद को जमीन पर पीटने में सक्षम हो। अब से मैं इस छात्रावास का मालिक बनूंगा, तुम्हें क्या लगता है? जियो तियानयांग ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। जियो चेन्यू ने कांपते हुए कहा, 11वें स्तर के सोल मास्टर को हराने और लॉटरी में X3 जीतने के लिए मेजबान को बधाई। फसल अच्छी थी, इसलिए शियाओ तियानयांग ने इन बच्चों के साथ झगड़ना बंद कर दिया। उसने एक खाली बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए रजाई बिछा दो, मैं पहले कैफेटेरिया में जाकर खाना खाऊंगा। वह पीछे फुसफुसाते बच्चों को अनदेखा करते हुए मुड़ा और चला गया। छात्रावास से निकलकर जियाओ तियानयांग कैफेटेरिया की ओर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसकी मुलाकात तांग सान से हुई। लेकिन इस समय उसके बगल में एक सुंदर और प्यारी लोली थी। उसका रूप रंग बहुत सुंदर है, गुलाबी सफेद त्वचा, सादे लेकिन बहुत साफ कपड़े, पीठ पर बिच्छू की पूंछ की तरह कंघी किए हुए लंबे बाल जो उसके नितंबों तक लटक रहे हैं। अब वह तांग सान से बातचीत कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि वह किस बारे में बात कर रहा था। भाई तियानयांग। इस समय तांग सान ने भी जियो तियानयांग को देखा और जल्दी से नमस्ते कहने के लिए हाथ हिलाया, और उसकी इस हरकत ने उसके बगल में बैठी लड़की को भी जियो तियानयांग की ओर देखने के लिए आकर्षित कर लिया। जियो तियानयांग ने भी लड़की को देखा और मन ही मन सोचा, ये जियो वो ही होगी। जियो तियानयांग के पास कोई अन्य विचार नहीं है, क्योंकि उसके दिल में बस लोली को देखो और सिस्टर सच्चा प्यार है। क्या आप वही तियानयांग भाई हैं जिसे मालकिन आपको बुलाती हैं? जियो वू ने अपनी बड़ी चमकदार आंखों से जियो तियानयांग को देखा और अंत में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये वास्तव में अच्छा दिखता है, मालकिन की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है, लेकिन आपकी आंखें ग्रे और बाल सफेद क्यों हैं? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इस पर वो उनका असर पड़ा हो। जियो तियानयांग ने कंधे उचका दिए, लेकिन ये स्पष्ट था कि जियाओ वू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ शब्द कहने के बाद उसने विषय को अन्य स्थानों पर बदल दिया। मैंने सुना है कि आप और जियाओ सान एक ही गांव में रहते हैं। मैंने उसे हरा दिया, लेकिन उसने कहा कि जियाओ तियानयांग नाम के एक आदमी ने उसे जमीन पर धकेल दिया और उसे रगड़ दिया। उसे आपके बारे में बात करनी चाहिए, है ना? यह क्या है जो जमीन पर दबा रहे हैं और एक दूसरे से रगड़ रहे हैं? इसे दोस्ती कहते हैं। वह तो बस हार गया। जियो तियानयांग ने तांग सान को घूरते हुए कहा, भविष्य में दूसरों के सामने अंधाधुंध शब्दों का प्रयोग मत करना, समझा? हालांकि तांग सान को समझ नहीं आया, फिर भी उसने सहमति में सिर हिला दिया। उनके विचार में जब जियो तियानयांग ने उसे पहले हराया था तो उसने भी ऐसा ही कुछ कहा होगा, लेकिन वह दूसरों से ऐसा क्यों नहीं कह सकता? इससे वह हैरान रह गया। तो फिर रात के खाने के बाद चलो लड़ाई करते हैं, जियो वू ने उत्सुकता से कहा। जियो तियानयांग मना करने ही वाला था कि उसने सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। मेजबान एक साइड मिशन शुरू करता है, 3-5 संयोजन सामग्री, जियो वू और तांग सान से चुनौती, कार्य पुरस्कार, लॉटरी से X7। जियो तियानयांग ने अपने दिल में थोड़ा सोचा, यदि मिशन पुरस्कारों के अनुसार ताकत को प्रतिष्ठित किया जाता है तो जियो वू की ताकत जियो चेन्यू से थोड़ी अधिक मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन पलक झपकते ही उसे दूसरा विचार सूझा और बोला, अगर तुम अकेले हो तो मुझे हरगिज नहीं हरा पाओगे। मालकिन को बुलाओ तो कैसा रहेगा? तुम दोनों मुझे क्यों नहीं पीटोगे? तांग सान जियो वू की ओर से मना करने ही वाला था, लेकिन जियो वू ने सीधे कहा, ठीक है, लेकिन इसका पछतावा मत करो, हम दो बनाम एक हैं। बेशक मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। चलो रात के खाने के बाद इस बारे में बात करते हैं। जियो तियानयांग ने तांग सैन पर नजर डाली। उस नजर से तांग सान का दिल कांप उठा और उसने मन ही मन सोचा, कुछ बुरा होने वाला है। खेल के मैदान पर जियो तियानयांग ने अपनी गर्दन घुमाए और अपनी कलाई हिलाए। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। जियो सान, आपको और जियो वू को अच्छी तरह से सहयोग करना चाहिए, अन्यथा आपका भाई तियानयांग बाद में किसी भी चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। किसी कारण से तांग सान, जो मौत से भी नहीं डरता था, वास्तव में जियो तियानयांग से थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। जियो सान, डरो मत, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। क्या हम अब भी उससे डरते हैं? जियाओ वो एक विशेषज्ञ के लिए काफी साहसी थी, इसलिए उसने तांग सान को आने के लिए राजी करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, मुझे अभी भी काम करना है, जियो तियानयांग ने याद दिलाया। और यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो पहले कार्रवाई करने के लिए मुझे दोष न दें। जियो वो, मैं मुख्य हमलावर होऊंगा और तुम मुझे बगल से सहारा दोगे। याद रखना,
भाई तियानयान के बहुत करीब मत आना। ऐसा कहने के बाद तांग सान बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए आगे बढ़ गया। उसे सच में डर था कि जियाओ तियानयान बढ़त ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद उसके पास मौका भी न बचे। तांग सेन की गति को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता। भले ही घोस्ट शैडो ट्रेस अभी तक उसके शरीर के साथ पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन इस पहलू में सुधार काफी प्रभावशाली था। मेरे बहुत करीब मत आओ, क्या ये ठीक है? जियाओ तियानयान मुस्कुराया और आगे झुक गया, तांग सान के हाथों के हमले का इंतजार करते हुए। जियाओ तियानयान, जो उससे परिचित था, उसके झांसे में कैसे आ सकता था? इसलिए उसका शरीर नीचे था, उसके पैर जमीन पर थे और वह बाहर की ओर झुका। उसने न केवल कैच से बचा, बल्कि उसने तांग सेन को हवा में कूदने दिया, जिससे उसका निचला शरीर चौड़ा हो गया। क्रेन को नियंत्रित करना और ड्रैगन को पकड़ना परेशानी भरा है। तांग सान लड़खड़ाकर एक तरफ गिर पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह कई महीनों से जियाओ तियानयान से लड़ रहा था और उसे बहुत अनुभव था। तांग सेन, जो प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल जानता था, ने एक हाथ से जमीन पर थपकी दी और जियाओ तियानयान के मुक्के से बचते हुए अपनी तरफ लुढ़क गया। भाई तियानयान, मुझे मत भूलना। इस समय जियो तियानयान के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, लेकिन जवाब में उसे केवल उसकी हंसी मिली। चिंता मत करो, मैं इसे नहीं भूलूंगा। जियाओ वू सॉफ्ट स्किल्स में अच्छी थी और तांग सान की याद दिलाने के बावजूद उसके लिए जियाओ तियानयान से नजदीकी मुकाबला न करना असंभव था। इसलिए जियाओ तियानयान ने शुरू से ही जियाओ वू को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब छोटे हाथों की एक जोड़ी ने जियाओ तियानयान की बांह को लपेटा तो वह पूरी तरह से हिल गया और उसकी आंतरिक शक्ति मुक्त हो गई। सुरक्षात्मक अभाव से जियाओ सेन के छिपे हुए हथियार से भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी, अकेले जियाओ वू जिसने नर्म कौशल का इस्तेमाल किया था। उछाल! जियो वू आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ हिल गया था, लेकिन इस समय जियो तियानयान ने अपने शरीर को आधा घुमाया, अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़ा और जियो वू के टखने को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले कि तांग सान मदद के लिए आता, जियो वू आश्चर्य में चिल्लाया और जियो तियानयान ने उसे रेत के बोरे की तरह घुमाया। हालांकि वह अपने प्रहारों में संयम बरतता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जमीन पर नहीं गिरता। लेकिन इन दो जिद्दी गधों को हराने के लिए उसे उन्हें निराश करना पड़ा। ये सोचते हुए जियो तियानयान ने इसे ठीक तांग सान की दिशा में फेंक दिया। छोटे सेन, मुझे पकड़ो। जियाओ वू के पास हवा में भरोसा करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल एक प्यारी अभिव्यक्ति के साथ अपने अंगों को फड़फड़ा सकती थी। तांग सान के पास बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह खुद भी नहीं बच सकता था, इसलिए वह केवल अपने दिल में चुपके से आहें भर सकता था। निश्चित रूप से जिस क्षण वह जियो वू के संपर्क में आया, जियो तियानयान ने अपने बाएं पैर को थोड़ा मोड़ा, अपने दाहिने हाथ को अंदर की ओर मोड़ा, अपनी हथेली से अर्धवृत्त बनाया और फिर हवा की गर्जना के साथ बाहर धक्का दिया और उसी समय एक मन ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। ड्रैगन को वश में करने के 18 हथेलियां। पहला रूप कांगलों को पछतावा है। तांग सान के पास शियाओ वू को अपनी बाहों में उठाकर हवा में फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि उसने स्वयं अपनी छाती को ढकने के लिए अपनी एड़ियों को पार किया। जियो तियानयान के लिए अपनी हथेली की सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना स्वाभाविक रूप से असंभव था, इसलिए तांग सान केवल कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन घायल नहीं हुआ। क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? जब तांग सान ने चाल चली तो जियो वू वास्तव में पहले से ही तैयार थी, इसलिए जब उसने हवा में परिणाम देखा तो वह कुछ बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, जियो वू ने देखा कि जियो तियानयान ने अपने बाएं हाथ से एक वृत्त बनाया, उसी मुद्रा का उपयोग किया, दिशा को उलट दिया और एक हथेली से उसे थप्पड़ मारा। इस बार तांग सान न केवल कुछ कदम पीछे हटे, बल्कि मौके पर ही जमीन पर खड़े होकर उनकी तस्वीरें भी खींची गईं। उसी समय जियो तियानयान गायब हो गया, हवा में कूद गया और ऊपर से नीचे तक अपनी हथेली से खुद को हवा में मारा। 18 हथेलियां ड्रैगन को वश में करने वाली। दूसरा रूप उड़ता हुआ ड्रैगन आकाश में है। अपने चेहरे की ओर आती तार की हवा और दबाव को सुनकर जियो वू केवल अपनी आंखें बंद कर सकती थी और मार का इंतजार कर सकती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके माथे पर केवल एक थपकी पड़ी और उसने जियो तियानयान की बुदबुदाती आवाज सुनी। ये सचमुच परेशानी वाली बात है। मुझे अपनी ताकत को रोकना होगा, भले ही मैं लड़ने जा रहा हूँ। ज्यादा सोचने से पहले जियो वू ने तांग सान को एक जोरदार झटका मारा और फिर एक दबी हुई आवाज निकाली। जियाओ तियानयान को उतरते ही सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ। साइड मिशन 3-5 संयोजन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार
लॉटरी मूल्य X7। जियो तियानयान का चेहरा राहत से भरा था, जबकि दूसरी तरफ तानसेन थोड़ा दर्द में दिख रहा था और उसने लड़की को अपने शरीर पर धकेल दिया। जियो वो, क्या तुम पहले उठ सकते हो? जियो वो, जिसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था, अपने होश में आई, जल्दी से खड़ी हुई, तानसेन को ऊपर खींचा और फिर जियो तियानयान को देखा। भाई तियानयान, तुमने अभी कितनी ताकत का उपयोग किया? -1% से कम। ज़ियाओ तियानयान ने अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान के साथ ताली बजाई। क्या वह सही है? ज़ियाओ वू को थोड़ा संदेह हुआ। किसी कारणवश, सहज प्रवृत्ति से, जियो वू को हमेशा लगता था कि जियो तियानयान कुछ छिपा रहा है। किसी कारणवश, सहज प्रवृत्ति से, जियो वू को हमेशा लगता था कि जियो तियानयान कुछ छिपा रहा है। भाई तियानयान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत बन जाओगे। तानसान जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन ज़ियाओ वू की मार से वह थोड़ा असहज था। इसके बारे में सोचते हुए, हमने दोबारा आने से पहले लगभग 1 महीने तक एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेला है। जियो तियानयान ने सिर हिलाने से पहले एक पल इसके बारे में सोचा। कर सकना। तानसान एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में कहा, लेकिन भाई तियानयान, क्या आपने वास्तव में आत्मा शिकार वन में अकेले जाने का फैसला किया है? क्या आप अभी भी इस बारे में चिंतित हैं? जियो तियानयान ने आगे बढ़कर तानसेन के कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो, यहाँ तक कि मास्टर सू भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। उस छोटे से आत्मा जानवर की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें अपने बारे में अधिक सोचना चाहिए। मेरी सहायता के लिए यहाँ एक शिक्षक है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि परसों ही वहाँ जाऊँगा ताकि मुझे पहला सोल रिंग मिल सके। तानसान अभी भी थोड़ा चिंतित था। भाई तियानयान हमारे साथ क्यों नहीं आते, और कम से कम हमारी देखभाल करने वाला कोई तो होगा। ये वास्तव में आवश्यक नहीं है। जियो तियानयान को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, बुबू अभी भी कॉलेज के बाहर है मालकिन, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। तानसेन ने कुछ बार चिल्लाया, लेकिन अंत में उसे केवल जियो तियानयान की अलविदा लहर मिली, जिससे उसे एक पल के लिए थोड़ा उदास महसूस हुआ। और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि तानसेन वास्तव में जियो तियानयान को अपने दिल में ले लेता है, अन्यथा वह अपने काम करने के तरीके से इतना सास कैसे हो सकता है। इस समय जियो वू ने भी आगे कदम बढ़ाया और सावधानी से पूछा, भाई तियानयान, क्या आप वास्तव में पहली आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए अकेले आत्मा शिकार वन में जाना चाहते हैं? ये खतरनाक है, मुझे पता है, लेकिन यह संभवतः उनका अंतिम निर्णय है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तानसान ने सिर हिलाया और आह भरी। भाई तियानयान हमेशा से ऐसा ही रहा है। जब से उसने अपने दिल की गांठ खोली है, वह बहुत मजबूत हो गया है। ये सही है। जियो तियानयान की अभिनय शैली ने तानसेन को यह एहसास दिलाया कि वह बहुत मजबूत था। ऐसा लगता है कि ज़ियाओ तियानयान के वे शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ज़ियाओ-सान, मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, मुझे कमजोरी महसूस करना पसंद नहीं है। कॉलेज छोड़ने के बाद जियो तियानयान नॉटिंग सिटी में घूमने गया और बुबू के लिए रात का खाना खरीदा। हालांकि मैं जाते समय कुछ पैसे छोड़ गया था, लेकिन मैंने उसे 3 महीने तक अपने पास रखा। उसके कुछ समय बाद मुझे उसकी थोड़ी कमी महसूस होने लगी। ज़ियाओ तियानयान ने जो आंगन किराए पर लिया था वह अपेक्षाकृत दूर था और वहाँ बहुत कम घर थे। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा चूजी है, बात सिर्फ इतनी है कि बुबू के लिए चाहे पैर जमाने की स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये केवल उसके लिए दांत पीसने का एक साधन बन जाएगा। दरवाजा खोलकर अंदर जाते हुए उसने देखा कि बुबू ज़ियाओ तियानयान की ओर दौड़ रहा था और उसके चेहरे को बेतहाशा चाट रहा था। ठीक है, मेरे पूरे चेहरे पर लार टपका दो। जियो तियानयान ने बुबू को दूर धकेल दिया और अपनी आंखें घुमाईं। तुमने कुछ बुरा किया होगा, अन्यथा तुम मुझे इतना खुश नहीं कर सकते थे। तुम किस मुसीबत में पड़ गए? बुबू की आंखें चमक उठीं और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, मानो कोई बच्चा कुछ गलत कर बैठा हो। ये पहली बार था जब जियो तियानयान ने इसे इस तरह देखा था। लेकिन इस समय ज़ियाओ तियानयान ने भौहें सिकुड़ी, नीचे बैठ गया, बुबू के चेहरे के किनारे के सफ़ेद बालों को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। ठीक उसी समय जब उसके मुंह के कोने पर लाल रंग का एक निशान दिखाई दिया, ज़ियाओ तियानयान का दिल बैठ गया। उसने कुत्ते के बाल उतारे और उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के सामने रखा। फिर वो बुबू की ओर देखने लगा। यह इंसान का खून है। तुमने आखिर क्या किया? अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, दरवाजा खुला और फिर पीछे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यही कुत्ता है जिसने युवा मालिक को मार डाला। जियो तियानयान ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दुबले पतले चेहरे वाला युवक उसकी ओर इशारा कर रहा था। ओह, ये तो जंगली कुत्ता नहीं लगता।
इसके तुरंत बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, जिसका पेट बहुत बड़ा था। उसकी भौहों में दुष्टता की झलक थी और उसके पीछे कई आत्मा गुरु थे। पहली नज़र में वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आप कौन हैं? हालांकि ज्योतिर्नयान को कुछ अस्पष्ट सा अनुमान था, फिर भी उसने पूछा, मैं कौन हूँ? अधेड़ उम्र का आदमी 2 बार हंसा और फिर अपने बगल में बैठे लोगों से पूछा। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। क्या आपको यह मजाकिया नहीं लगता? हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है, ज्योतिर्नयान ने गहरी आवाज में कहा। वह पहले से ही अपने सामने खड़े लोगों की हत्या की मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। खासकर वह अधेड़ उम्र का आदमी। हालांकि वह दिल खोलकर हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत थी। हाँ, ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाव भाव अचानक बदल गए और वह अत्यंत क्रूर हो गया। तुम्हारे कुत्ते ने मेरे बेटे को एक ही घातक प्रहार से मार डाला। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे मारा, तुमने या तुम दोनों ने मिलकर? ज्योतिर्नयान ने अपना सिर नीचे किया और बुबू की ओर देखा, जिसने भी उसकी ओर देखा। सिर्फ एक नज़र से ज्योतिर्नयान को अब कोई संदेह नहीं रहा। उसने अपना सिर उठाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुमने यहाँ आने से पहले ही कोई फैसला नहीं कर लिया था? तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भारी स्वर में कहा। पहले तो मैं कुत्ते की ऐंठन से उसकी खाल उतारना चाहता था, और यदि इससे वह नहीं मरता तो मुझे उसे आग पर भूनकर टुकड़ों में काटना पड़ता। इसे मरने नहीं दिया, मुझे इसे आग पर भूनना पड़ा और टुकड़ों में काटना पड़ा। बस मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। ज्योतिर्नयान ने सीधे पागल आदमी की बातों को बीच में रोका और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि मेरा कुत्ता क्या करता है, लेकिन अगर आप इसे चोट पहुंचाना चाहते हैं तो आप मर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या तुमने सुना? इस प्यारे बच्चे ने वास्तव में मुझे धमकी दी। ये बहुत मज़ेदार है। अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसने लगा। आप जैसे पिता के साथ मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका बेटा कैसा होगा। ज्योतिर्नयान के हाव भाव में व्यंग्य की झलक थी। मुझे लगता है कि मेरे बुबू ने कुछ गलत किया है, लेकिन उसने जो एकमात्र गलत काम किया है वह है उसे अपने मुंह से काटना। बोलते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और बुबू के सिर पर थपकी दी। याद रखना, इस तरह के व्यक्ति का खून बदबूदार और संक्रामक होता है। भविष्य में इसे मत काटना, समझे? बुबू ने गंभीरता से सिर हिलाया और उसकी नाक से हल्की खर्राटें निकली जो बहुत बदबूदार थी। उसे मार डालो। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंततः अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और दहाड़ने लगा। चूंकि मालिक ने तुम्हें मरने दिया है तो तुम मरने जाओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे एक बड़ा आदमी खड़ा हुआ, एक गैंडे की तरह, एक हाथ से पकड़ने का इशारा करते हुए, और ज्योतिर्नयान पर हमला किया। उछाल! वह बड़ा आदमी जो अभी अभी दौड़कर आया था, अभी ज्योतिर्नयान के करीब भी नहीं पहुंचा था कि वह एक दबी हुई आवाज के साथ उछला, लकड़ी की दीवार से टकराया और बाहर गिर गया। उसे पता नहीं था कि वह जीवित है या मर गया। स्तर 5 आत्मा मास्टर को मारने वाले मेजबान को बधाई, इनाम एक्स लॉटरी मूल्य होगा। ज्योतिर्नयान के दिमाग में हत्या का विचार आया, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। ज्योतिर्नयान ने न केवल अभी आत्मा शक्ति का उपयोग किया, बल्कि देखभाल में 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों का थोड़ा सा भी जोड़ा। यदि दूसरा पक्ष उसे नहीं मार सकता है तो ज्योतिर्नयान का नाम उल्टा लिखा जाएगा। मास्टर, वह मर गया। एक और बड़ा आदमी 2 कदम आगे बढ़ा, अपनी सांस को रोका और अंत में गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसे कौशल होंगे। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर शांत हो गया। आपने नॉटिंग कॉलेज की वर्दी पहन रखी है। ऐसा लगता है कि आप एक आत्मा गुरु भी हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता? एक कदम पीछे हटते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया। झांक लिया, तुम उसे मारने में अगुवाई करो। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें 3000 सोने के आत्मा सिक्कों से पुरस्कृत करूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे एक भूत जैसा आदमी दिखाई दिया। यह आदमी झांग लियांग था। किसी को मारने में आपकी मदद करने का यह आखिरी मौका है। क्या आप वाकई इस बच्चे पर इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? झांग लियांग, जो रात में छाया में था, ने गंभीरता से कहा। मुझे यकीन है, अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ते हुए बोला। उसने मेरे बेटे को मार डाला, उसे मरना ही होगा, उसे मरना ही होगा। ये वाक्य 2 बार दोहराया गया, जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को और पुष्ट करता है। तुम्हें पूरा करो। झांग लियांग ने सिर हिलाया और छाया से बाहर चला गया, और फिर 2 आत्मा के छल्ले, एक सफेद और एक पीला, उसके शरीर पर दिखाई दिया। महान आत्मा गुरु।
जियो तियानयांग अपनी पुतलियों को सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसने बस एक छोटी सी तरकीब अपनाई, लेकिन दूसरी पार्टी ने वास्तव में एक महान आत्मा गुरु को सीधे भेजा। क्या यह उसके लिए बहुत अधिक नहीं लगता? हालांकि उसने एक तरह से महान आत्मा गुरु को, यानी उस समय के सु युनताओ को हरा दिया था। लेकिन वे पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या हैं? अभी क्या दृश्य है? और जियो तियानयांग गारंटी दे सकता है कि उसके सामने महान आत्मा गुरु के हाथों में निश्चित रूप से मानव जीवन रहा होगा, कम से कम 10। खून की गंध से लथपथ और क्रूर आंखों वाला यह भालू बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसे होली सोल गांव के बाहर भूरे भालू से मिला था जिसने सैकड़ों ग्रामीणों को मार डाला था। सु युनताओ से लड़ते समय प्रतिद्वंद्वी अभी भी पीछे हट जाएगा और उसका मुकाबला अनुभव स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। वह जियो तियानयांग के लिए खतरा पैदा करता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति अगर उसे आरक्षण देना चाहता था तो बेहतर होगा कि वह जियो तियानयांग को घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए कहे। मैं केवल लड़ सकता हूँ, जियो तियानयांग ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये यहाँ काम नहीं करेगा, हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ जियो तियानयांग को चुप होते और इधर उधर देखते हुए देखकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा। मैं अभी भागना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। झांग लियांग 26वें स्तर का महान आत्मा गुरु है। उसकी मार्शल आत्मा एक खंजर है। उसके पास 2 आत्मा वलय हैं, एक ट्रैकिंग के लिए और एक गति बढ़ाने के लिए। चलो अगले जीवन में जीते हैं। जियो तियानयांग ने अपनी भौहें उठाई और झांग लियांग की ओर देखा। तुम उसे अपनी असली पहचान ऐसे ही प्रकट करने दो, ठीक है? उन्होंने बहुत सारी बकवास बातें की और कुछ ऐसी बातें कही जो अनावश्यक थीं। झांग लियांग ने अपने हाथ में खंजर उछाला। उसकी आंखें बाज की तरह शियाओ तियानयांग पर टिकी थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन एक मरते हुए व्यक्ति के लिए ये जानने का क्या फायदा है? खिड़की टूटने की आवाज के साथ ही एक काली परछाई बाहर निकलकर जमीन पर आ गिरी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियो तियानयांग है। उसके दिल में अचानक चिंता की लहर दौड़ गई और सहज ज्ञान से प्रेरित होकर जियो तियानयांग ने एक तरफ हटकर तुरंत एक खंजर जमीन में घुसा दिया। उस मुद्रा को देखते हुए, यदि खंजर पहले लक्ष्य पर लगता है तो संभवतः जियो तियानयांग के सिर पर कई सामान होंगे। जाना। जियो तियानयांग एक तरफ लुढ़क गया। बुबू को देखा जो भी बच गया, एक गहरी आवाज में कहा, घूम गया और भाग गया। झांग लियांग जमीन पर गिर पड़ा और उसने खंजर निकाल लिया। यह असली खंजर था, उसकी मार्शल स्पिरिट नहीं। तभी मैंने उसके पैर की उंगलियों के सिरे को देखा। मार्शल आत्मा उसके हाथ में दूसरी आत्मा की अंगूठी की तुलना में अधिक चमक रही थी और उसकी गति तेजी से बढ़ गई, जियो तियानयांग का पीछा करते हुए। इस समय मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी बाहर भागा। जियो तियानयांग को भागते हुए देखकर वह बार बार चिल्लाया, मुझे वे सब दे दो। जो कोई भी उसे मार देगा, मैं उसे 5000 सोने की आत्मा के सिक्के दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 10 से अधिक स्तर के उन आत्मा स्वामियों की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गति पकड़ ली और उसका पीछा किया। इसमें वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी शामिल है, जो एक आत्मा गुरु भी है। जियो तियानयांग ने कई हमलों को चकमा दिया और तेजी से चलते हुए सीधे नॉटिंग सिटी से निकलकर इस जंगल में पहुंच गया। आपको सचमुच अपने लिए एक कब्र मिलेगी। हाँ, यह एक भूगर्भीय खजाना है। एक दाढ़ी वाला बड़ा आदमी पेड़ से नीचे कूदा। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी जिस पर 2 सफेद आत्मा के छल्ले चमक रहे थे। वह एक महान आत्मा गुरु निकला और वह बड़ी तलवार उसकी मार्शल आत्मा थी। जियो तियानयांग रुक गया और चारों ओर देखने लगा। मत देखो, तुम बच नहीं सकते। एक और आवाज सुनाई दी। जियो तियानयांग ने आवाज सुनी और एक बौने को देखा जो केवल 1.6 मीटर लंबा था और उसके पीछे एक सियार का प्रेत था। 2 सफेद आत्मा के छल्ले भी एक महान आत्मा गुरु हैं। जहां तक उसकी मार्शल आत्मा की बात है तो वह सियार ही होना चाहिए। 2 महान आत्मा गुरु रास्ता रोक रहे हैं और उनमें से एक उनके पीछे है। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। जियो तियानयांग ने अंततः भागना बंद कर दिया, अपनी उंगलियों को लयबद्ध तरीके से हिलाया और चारों ओर देखा। अभी अभी हुई संक्षिप्त बातचीत के आधार पर जियो तियानयांग मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसके सामने वाला बड़ा आदमी 21 स्तर का आत्मा गुरु था, जबकि बौना 23 स्तर का आत्मा गुरु था। जहां तक झांग लियांग की बात है, जो उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहा, वह तीनों में सबसे शक्तिशाली था। स्तर 28 तक पहुंच गया है और आत्मा के छल्लों में से एक अभी भी एक सदी पुरानी आत्मा की अंगूठी है। और मत भूलिए, उनके रास्ते में ही दर्जनों आत्मा गुरुओं का एक समूह है। लेकिन इस समय जियाओ तियानयांग को ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं थी।
एक पेशेवर हत्यारे के रूप में झांग लियांग बकवास कर रहा था और यह उसकी शैली नहीं थी। मौके पर ही गायब हो गई। वह आकृति एक भूत की तरह थी जो करीब आ रही थी, एक खंजर से जियो तियानयान के दिल को छेद रही थी। उसी समय बड़े आदमी की आत्मा की अंगूठियों में से एक भी तुरंत जल उठी और चौड़ी तलवार पर एक ठंडी रोशनी चमक उठी, मानो वह जियो तियानयान का सिर चुराने की कोशिश कर रहा हो। बेशक एक और है, वह बौना, और उसकी गति झांग लियांग के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन उसका चुनाव अविश्वसनीय था। उसके पैरों ने बड़े आदमी के हाथ में चाकू को लात मारी और उसके हाथ ज़ियाओ तियानयान की गर्दन की ओर बढ़ गए। ज़ियाओ तियानयान के दिमाग में एक विचार आया, श्रेय हड़प लो। वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ज़ियाओ तियानयान के भागने पर क्या चिल्लाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बौना इतना निर्लज होगा। लेकिन कोई बात नहीं, यह एक अच्छा अवसर है। जियो तियानयान का दिल चमक उठा और उसने अपनी पीठ के पीछे खंजर से बचने की पूरी कोशिश की। वह 28 स्तर के महान आत्मा गुरु के एक कदम का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन आप इसे स्तर 23 पर आजमा सकते हैं। एक स्तर 28 झांग लियांग और एक पेशेवर हत्यारे के रूप में जियो तियानयान का कदम उसके हमले को पूरी तरह से अमान्य कैसे कर सकता है। उसने अपना हाथ घुमाया, खंजर उसके हाथ के पीछे की ओर घुमाया, फिर उसे सीधा किया, फिर उस पर वार किया और उसके पेट में घुस गया। लेकिन मत भूलिए, जियो तियानयान अकेले नहीं लड़ रहा है, उसके साथ एक कुत्ता भी है। क्या? ज़ियाओ तियानयान के कानों में चीखी गूंज उठी। ये बुबू ही था जिसने शानदार प्रदर्शन किया और झांग लियांग की गांड पर काट लिया। अपने पीछे कोई खतरा न होने पर छोटे आदमी ने बड़े आदमी के चाकू को फिर से दूर फेंक दिया, जिससे जियो तियानयान के पास केवल एक ही दुश्मन बचा। कांगुलोन को पछतावा है। उसने अपनी बाईं हथेली थपथपाई और बौने के हाथ खोल दिए। इससे प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए, लेकिन अगले ही पल वह घबरा गया। ज़ियाओ तियानयान के पीछे बैंगनी काले रंग की लिपटों ने तुरंत पंख बना लिए, जिससे उसे अपना आकार स्थिर करने में मदद मिली। उसी समय वह एक चक्र में घूम गया और छोटे आदमी के करीब पहुंच गया। उसने अपनी दाहिनी हथेली को फैलाया और सीधे छोटे आदमी के दिल पर दबाया। क्लिक करें। शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित थी और जियो तियानयान की आत्मा शक्ति का 1/3 हिस्सा एक हथेली में डाला गया था। ये बौना शायद इसे सहन न कर पाए। उरोस्थी टूट गई थी और मुंह से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद जियो तियानयान को संकेत मिला, मेजबान को लेवल 23 के महान आत्मा गुरु को मारने के लिए बधाई। इनाम लॉटरी मूल्य में X40 होगा। निश्चय ही आत्मा गुरुओं और महान आत्मा गुरुओं के बीच कोई तुलना नहीं है। जियो तियानयान ने अपने दिल में सोचा और 3000 लपटों वाली ज्वाला को दूर रखते हुए उसने मानसिक रूप से थकावट महसूस की। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा। उनमें से एक के हाथ में चाकू था, जो हैरान था और उसकी आंखों में डर की झलक थी। दूसरा व्यक्ति झांग लियांग था, जिसका चेहरा उदास था। हालांकि बुबू की तुलना ज़ियाओ तियानयान से नहीं की जा सकती, लेकिन चालाकी और जीवित रहने की क्षमता के मामले में बुबू वास्तव में उससे थोड़ा बेहतर है। यह मर चुका है। बड़ा आदमी कांपते हुए 2 कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। उसके पास आत्मा की अंगूठी नहीं थी और उसने आत्मा कौशल का उपयोग नहीं किया था, तो उसने बौने को एक हथेली से क्यों मार डाला? यह असंभव है। चुप रहो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अब वह अधिक पैसे ले चुका है? झांग लियांग ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और फिर कहा, आप मुख्य हमलावर हैं। मैं पीछे से हमला करूंगा, उसे मार दूंगा और पैसा आपका होगा। बड़ा आदमी एक पल के लिए झिझका। उसे मौत से बहुत डर लगता था, वरना वह अमीर व्यापारी के पास पहरेदार बनकर नहीं रहता। लेकिन पहले पैसे के प्रलोभन को एक तरफ रखते हुए बड़े आदमी को यकीन था कि अगर वह भाग गया तो झांग लियांग निश्चित रूप से नहीं रहेगा और दूसरा पक्ष तुरंत उसका पीछा करेगा और उसे मार डालेगा, क्योंकि उसने वह दृश्य देखा था जहां दूसरे पक्ष को कुत्ते ने काट लिया था। यह पागल बहुत ही बदनाम है। पिछली बार इसने एक छोटी सी बात पर 6 लोगों के परिवार को मार डाला था। ये तो बिल्कुल ही बिगड़ैल है। दूसरा आत्मा कौशल गुरुत्वाकर्षण / बड़े आदमी की तलवार पर दूसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी और उसकी मांसपेशियां उभर आईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। जब वो ऊंचा कूदा तो उसने एक शक्तिशाली और भारी तलवार से ज़ियाओ तियानयान पर वार किया। दबाव की एक लहर आए और जियो तियानयान, जो अभी आगे बढ़ना चाहता था, ने महसूस किया कि उसका शरीर डूब रहा है, जैसे कि उसके बगल में एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण प्रकट हो रहा हो। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस चाकू को इस गति से नहीं चकमा दे सकते।
ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पीछे झांग लियांग था जो खंजर लेकर छिपकर हमला कर रहा था। महत्वपूर्ण क्षण पर फायरमैन बुबू फिर से प्रकट हुआ, लेकिन उसका लक्ष्य झांग लियांग नहीं बल्कि बड़ा आदमी था। बुबू प्रकट हुआ और उसने अपने पीछे खड़े बड़े आदमी को मारा। बड़ा आदमी बीच हवा में लड़खड़ा गया और एक जादुई दृश्य घटित हुआ। गुरुत्वाकर्षण झांग लियांग पर पड़ा और जियो त्यानयान, जो बंधनों से मुक्त हो गया था, लेट गया और रेंगते हुए आगे बढ़ गया। उसी समय बड़े आदमी के हाथ में बड़ा चाकू झांग लियांग के सिर से केवल 1 मीटर की दूरी पर था। घटना अचानक हुई, दूरी बहुत कम थी और हमले की दिशा बदलना असंभव था। इसलिए आपसी हमला अपरिहार्य हो गया है। फिफ्थ मांस में लोहे के छेद की 2 ध्वनियां सुनाई दी। सबसे पहले बड़े आदमी के चाकू ने झांग लियांग के कंधे पर वार किया। तभी झांग लियांग का खंजर उस बड़े आदमी की छाती में घुस गया। यह Kamat Kari Dersia Bilkala Pratyasita Hai